गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ वी बेल्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग। इसका जो प्रोसेस है ये बिल्कुल आपको फ्लैट बेल्ट जैसा ही आपको इसका प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी हम डाटा बुक का यूज़ करते हुए कुछ चार्ट्स और इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। उससे हम स्टैंडर्ड अपने वी बेल्ट के डायमेंशंस को फॉलो करते हुए निकालेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके नोट्स में, पेज 86 में, एग्जाम्पल 13.8, इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन ए वी बेल्ट ड्राइव टू कनेक्ट ए 7.5 किलोवाट, आपको दिया हुआ है पावर 7.5 किलोवाट, 1440 आरपीएम मोटर, इंडक्शन मोटर टू ए फैन। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको उससे क्या चीज़ कनेक्ट करना है। टू ए फैन रनिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 480 आरपीएम। इस फैन का भी स्पीड दिया हुआ है 480 आरपीएम। फॉर ए सर्विस ऑफ 24 आवर्स पर डे, यहाँ पर सर्विस दिया हुआ है आपको। ये सब की जरूरत पड़ेगी आपको कुछ डाटा निकालने के लिए। स्पेस अवेलेबल फॉर सेंटर डिस्टेंस इज अबाउट 1 मीटर, मतलब ये जो आपको सी की वैल्यू है तो के पीछे सेंटर डिस्टेंस रहता है वो आपको 1 मीटर दिया है, लेकिन ये आपको अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। अबाउट 1 मीटर मतलब अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस नहीं है। इतने डाटा के साथ हमारा एक वी बेल्ट डिजाइन हो सकता है। इसमें आपको सबसे पहला आपको जो स्टेप रहता है वो रहता है डिजाइन पावर। डिजाइन पावर आपका वो पावर है जो आप सर्विस फैक्टर को मल्टीप्लाइड करके अपना जितना हमको पावर ट्रांसमिट करना है उससे कुछ एक्स्ट्रा पावर ही हम लेते हैं, उसके बेसिस पे डिजाइन करते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिजाइन पावर। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिजाइन पावर इक्वल्स टू जो आपका करेक्शन फैक्टर है एफ ए इंटू रेटेड पावर, ये फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका सर्विस फैक्टर है एफ ए, और जो रेटेड पावर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इसको आप यूज करेंगे तो आपका डिजाइन पावर डीपी निकल जाएगा, है ना। तो अब आपको अगर एफ ए निकालना है तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको डाटा बुक में जाना पड़ेगा। पेज 13.18 आप देखेंगे, है ना, वहां पर दिया हुआ है करेक्शन फैक्टर फॉर सर्विस एफ ए की वैल्यू। मेरे पास भी यहाँ डाटा बुक है, टेबल नंबर दिया हुआ है आपका 13.28 दिखेगा आपको। अब इस टेबल को देखेंगे, ये बहुत बड़ा सा टेबल है, यहाँ से हमको एफ ए की वैल्यू निकालना है। अगर एक एक चीज को आप गौर करेंगे तो पहला कॉलम है क्लास ऑफ सर्विस, जिसको आपकी जरूरत नहीं है क्लास ऑफ सर्विस की। दूसरा जो आपका कॉलम है वो है एग्जाम्पल्स, है ना। अब आप देखेंगे तो ये पूरा जो टेबल है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है टाइप ऑफ ड्रिवन मशीन और दूसरा है टाइप ऑफ ड्राइविंग यूनिट। इसका मतलब आप अपने बेल्ट ड्राइव से किसको चला रहे हो और किसके थ्रू चला रहे हो, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मतलब हमारा यहाँ पर ये सबको दिख रहा है, यहाँ पर एक फैन है और उसके साथ जुड़ा हुआ है एक मोटर है ना, ये दिया हुआ है। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ आपको, 7.5 इंडक्शन मोटर दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज आपको दी हुई है। तो मोटर से आपको एक फैन को चलाना है ना, जिसका एक नॉमिनल पावर 7.5 किलोवाट दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रिवन यूनिट पकड़ते हैं। ड्रिवन यूनिट जो कि हमारा एक फैन है। तो एग्जाम्पल पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो क्लास 1 में ही आपको दिख जाएगा ब्लोअर्स, एग्जॉस्ट एंड फैंस अप टू 7.5 किलोवाट भी लिखा हुआ है। मतलब फैंस तो इसमें है, पर फैंस भी तब तक जब तक 7.5 किलोवाट तक पावर है। अगर फैन का पावर बढ़ जाता है, ये सिर्फ फैन का पावर दिया हुआ है, बाकी सब चीजें अलग हैं, है ना। ये जो आपको पावर दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये अप टू 7.5 किलोवाट दिया हुआ है, उसी फैन का दिया हुआ है। और हमारा भी फैन का पावर है 7.5 किलोवाट, है ना। आप अगर नेक्स्ट क्लास 2 में देखेंगे तो वहां भी ये चीज लिखी हुई है, ब्लोअर्स, एग्जॉस्ट एंड फैंस ओवर 7.5 किलोवाट दिया हुआ है वो। अगर कभी ये आपको यही सेम क्वेश्चन में अगर ये 10 किलोवाट करता तो हम उस ऑप्शन में जाएंगे क्लास 2 में। तो अभी के हिसाब से हमारा ये ऑप्शन 1 यही है आपका क्लास 1 लाइट ड्यूटी में, है ना, ये सेकंड वाला। तो ये चीज आपको मिल गई है। अब हम आएंगे अपना ड्राइविंग यूनिट में, जो कि आपका एक मोटर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो टाइप का मोटर है, एक लिखा हुआ है सॉफ्ट स्टार्ट मोटर, एक है हैवी स्टार्ट मोटर। ये उनकी वाइंडिंग पर डिपेंड करता है और कितना टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, उनका पावर के बेसिस पे उनको सॉफ्ट स्टार्ट या हैवी स्टार्ट बोल रहे हैं। मैक्सिमम केस में जो हम यूज करते हैं ये हैवी स्टार्ट बहुत ही हैवी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। हैवी मोटर जिनका साइज भी बहुत बड़ा रहता है और इनका पावर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। जनरल पर्पस मशीन के लिए हम जनरली सॉफ्ट स्टार्ट मोटर ही लेते हैं। जब तक आपको क्वेश्चन में अलग से ना बोला जाए, आप हमेशा सॉफ्ट स्टार्ट मोटर वाले ही कॉलम से जाएंगे। मतलब ड्राइविंग यूनिट का ही पहला कॉलम जो सॉफ्ट स्टार्ट वाला है उसमें आपको देखना है ना। लेकिन देखेंगे वो कॉलम भी 3 कॉलम में फिर और बटा हुआ है, दैट इज आवर्स ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, आवर्स ऑफ ड्यूटी पर डे। मतलब हर दिन वो मोटर कितना चलने वाला है, कितने घंटे चलने वाला है, तो उसको एक रेंज बना के दिया है। जैसे पहला कॉलम है 0 to 10 आवर्स,
उसके बाद है 10 to 16 आवर्स, उसके बाद है 16 to 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग रेंज में बटा हुआ है ना। उसी के हिसाब से आपको अपना एफ का वैल्यू मिल जाएगा। अब हमको मालूम है कि आपको 3 वैल्यू दिख रही है अगर सॉफ्ट स्टार्ट में जाएंगे, एक 1, एक 1.1, एक 1.2। अभी हमारे केस में हमको आवर्स ऑफ सर्विस मिला हुआ है 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे ये मोटर चलने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से जो एफ की वैल्यू आएगी 1.2। बस ध्यान रखेंगे कि जब तक क्वेश्चन में बोला जाए हमेशा सॉफ्ट स्टार्ट वाले कॉलम में ही जाके आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम केस में आपको एफ की वैल्यू सॉफ्ट स्टार्ट से ही मिल जाती है। हाँ, अगर आवर्स ऑफ सर्विस नहीं दिया हुआ है, जैसा अभी दिया हुआ था 24 आवर्स, है ना, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप मैक्सिमम लेके ही चलेंगे। मैक्सिमम मतलब आप एक रेंज बना लेंगे, है ना, कि आप मैक्सिमम जो रेंज दिया ना 16 to 24, उसमें आप मान लेंगे डेट, और आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि एज्यूमिंग डेट द मोटर इज रनिंग फॉर 20 आवर्स और 18 आवर्स। पर जो आप एज्यूम करेंगे वो ऐसा रखेंगे कि वो उस रेंज में ही रहे, ताकि हमारा डिज़ाइन बेहतर रहे। मतलब 16 to 24 वाला ही रेंज हमेशा चुनना, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो अभी केस में तो आपको मिला है, तो आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी 1.2 और आपका रेटेड पावर है 7.5। तो आपका डिजाइन पावर यहां से निकल के आ जाता है 1.2 इंटू 7.5 करेंगे तो ये आ जाता है 9.0 किलोवाट। तो ये आ जाता है आपका डिजाइन पावर। मतलब इस पावर को लेते हुए ही आपको डिजाइन करना है, इसलिए हम इसको डिजाइन पावर बोल रहे हैं। इसका इक्वेशन आपको डाटा बुक में नहीं मिलेगा, बस सिंपल सा रेटेड पावर में आप अपना सर्विस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते रहें। तो ध्यान रखेंगे एफ की वैल्यू आपको आ गई है 1.2, इसको कहीं बॉक्स बना लेंगे, ये लास्ट के एंड में और जरूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको देखना है टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंबल फॉर द वी बेल्ट। अब जो वी बेल्ट मार्केट में मिलते हैं, इनका जो आप क्रॉस सेक्शन हम जानते थे कि जैसे फ्लैट बेल्ट में रेक्टेंगुलर रहता है, वी बेल्ट का आप जानते हैं कि वो ट्रेपेजियम रहता है ऐसा। लेकिन जो वी बेल्ट का साइज है ये अलग अलग ट्रेपेजियम का रहता है, और उस ट्रेपेजियम का साइज बढ़ते जाता है ऐसे। आप देखेंगे ये उनके पावर के साथ बढ़ते जाता है कि जितना ये मोटा बेल्ट है उसके डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये इस टाइप का ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्रेपेजियम्स बनते जाएंगे ऐसे, और ही बड़ा बनेगा। तो ये बेसिकली ये जो सिंबल हम ढूंढने जा रहे हैं, ये बेसिकली उसके क्रॉस सेक्शन का साइज बताता है ना। वो स्टार्ट होता है यहां से A B C D E, ये इस टाइप से रहता है ना। और इसके डायमेंशंस डिफाइंड है, जो स्टैंडर्ड जो कैटलॉग है उस वहां पर ये डायमेंशंस इसके सब, इनकी लेंथ, इनकी हाइट, ये सब डिफाइंड है इसमें, है ना। यहाँ पर आपके डाटा बुक में नहीं दिया, पर ये बेसिकली डिफाइंड रहती है। हमें इन्हीं में से चुनना है ना, कि इसमें कौन सा क्रॉस सेक्शन सिंबल रहेगा। ध्यान रखेंगे जैसे जैसे अल्फाबेट बढ़ते जाएगा क्रॉस सेक्शन का साइज भी बढ़ता जाएगा, मतलब एक हैवी बेल्ट कहलाएगा। तो इसी हिसाब से ये अल्फाबेट आपको ये 5 अल्फाबेट में से कोई एक चुनना रहता है, और ये पूरा डिपेंड करता है 2 चीजों पे। ये क्रॉस सेक्शन सिंबल का एक चार्ट मिला हुआ है, और ये डिपेंड करता है सिर्फ 2 चीजों पे। और ये पहला है आपका ये जो आपने डिजाइन पावर लिया है, और दूसरा जो आपको एक आरपीएम, आपका मोटर का आरपीएम है। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप एक चार्ट से इस क्रॉस सेक्शन सिंबल को ढूंढ सकते हैं। और ये चार्ट दिया हुआ है आपका पेज 13.17 निकालेंगे तो आपको वहां पर ये चार्ट मिल जाएगा। दिख रहा होगा वहां पर आपको कि सिलेक्शन ऑफ वी बेल्ट लिखा है, और सिलेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नंबर ऑफ वी बेल्ट्स आपको दिख रहा है वहां पर। अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है, जिसमें वाई एक्सिस है डिजाइन पावर, ये आपको डिजाइन पावर की वैल्यू देगा यहाँ पर, और वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 10 20 करके। ये डिजाइन पावर 800 तक गया हुआ है, ये किलोवाट में ही है ना। डिजाइन पावर आपको दिख रहा है, यहाँ किलोवाट लिखा है, यहाँ पर आपका आरपीएम है, और लिखा हुआ है इसमें स्पीड ऑफ फास्टर शाफ्ट। फास्टर शाफ्ट हमेशा मोटर ही रहता है, तो फास्टर शाफ्ट का स्पीड 1440 आरपीएम है। ये भी 100 से लेकर 5000 आरपीएम तक गया हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट्स कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे कुछ लाइंस, बॉर्डर लाइंस बनी हुई हैं इनमें, ऐसे इस तरीके से, इस टाइप का आपको कुछ लाइन दिखेगा। और इसमें कुछ अल्फाबेट लिखा है, ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ऐसा हमारे पास 5 सिंबल्स हैं, और ये 5 पार्ट में ही बटा हुआ है ये, है ना। जैसे कुछ बॉर्डर लाइंस बने, एक इंक्लाइन लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके आपको दिखेगा। तो आपको बस इसी को चेक करना है कि आपका कौन से रेंज में आता है। अब आपका डिजाइन पावर है 9 किलोवाट,
और आरपीएम है 1440। अगर आप उसको अप्रोक्सीमेट तरीके से थोड़ा आपको ध्यान से करना है, अगर उसको मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है आपको बी में ही आएगा, ये बी के ही बॉर्डर में आएगा। ये बॉर्डर, जिस बॉर्डर के अंदर में आपको वो दोनों पॉइंट मैच कर रहा है वही आपका क्रॉस सेक्शन सिंबल बन जाएगा। तो अभी के हिसाब से ही आपको मिल जाएगा क्रॉस सेक्शन सिंबल बी। तो आपका ये स्टेप 2 खत्म हो जाएगा कि आपको बी सिंबल मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना और दिमाग में आपको मेमोरी में इसको फिट कर लेना है कि आपका जो भी अब डाटा लेंगे आप वो बी के ही करस्पॉन्डिंग लेंगे। आपको ये बी को हमेशा याद रखना है कि आपका क्रॉस सेक्शन सिंबल ये बी है ना, और ये कोई भी डाटा रहेगा ये बी से ही रिलेटेड रहेगा। तो इसको आपको फिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आपका स्टेप 2 भी खत्म हो जाता है, जिसमें आपने क्रॉस सेक्शन सिंबल ले लिया है। मतलब आपका एक लाइट ड्यूटी या मीडियम ड्यूटी टाइप का बेल्ट रहेगा। स्टेप 3 में आएंगे आप, तो इसमें आपको चाहिए डायमीटर ऑफ पुल्लीज। अब जो वीक बेल्ट के जो पुल्लीज हैं उनके डायमीटर्स, और उनके दोनों डायमीटर होता है स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, है ना। हमने फ्लैट बेल्ट पर देखा था कि डायमीटर निकालने के लिए पहला हम यूज करते हैं स्मॉल डी निकालने के लिए वेलोसिटी, और उसके बाद वेलोसिटी रेशियो की मदद से आप कैपिटल डी निकाल लेते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर स्टैंडर्ड वी बेल्ट के जो डायमीटर्स हैं इसका चार्ट बना के आपको डाटा बुक में दिया हुआ है, और वो डिपेंड करते हैं क्रॉस सेक्शन सिंबल पे। एक रिकमेंडेड पिच डायमीटर की बात हो रही है। एक रिकमेंडेड डायमीटर मतलब कितना रिकमेंड करता है अलग अलग सिंबल्स के लिए, ए बी सी डी ई के लिए, वो स्टैंडर्ड डायमीटर्स दिए। आपको मिनिमम वो वहां से उस डायमीटर को चुन लेना है। ये आपको मिलेगा टेबल 13.23 में, आप देखेंगे, है ना। टेबल नंबर 13.23 वहां देखेंगे, है ना। वो लिखा हुआ है रिकमेंडेड पुल्ली पिच डायमीटर्स फॉर वी बेल्ट, और आपके 5-6 सिंबल्स बने हैं जेड ए बी सी डी ई करके। जेड भी एक बहुत वेरी लाइट ड्यूटी के लिए रहता है ये, है ना, बहुत लाइट ड्यूटी के लिए रहता है ये जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में इसको यूज नहीं करते, इसलिए इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। बेसिकली ए से ही स्टार्ट होता है। तो जेड ए बी सी डी ई सिंबल ऐसे दिखा हुआ है, क्रॉस सिंबल ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद 2 कॉलम बने हैं। एक लिखा है रिकमेंडेड मिनिमम पिच डायमीटर ऑफ पुल्ली, कितना रिकमेंड करते हैं कि इतना होना ही चाहिए करके, हम इसी कॉलम को लेंगे। लेकिन डाटा बुक में ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये आपके टेक्स्ट बुक से डिफर कर रही हैं, आपके जो भंडारी के टेक्स्ट बुक में, इसलिए इन वैल्यूज को आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। आप वहां चाहे पेन या पेंसिल से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और एग्जाम में अगर कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि वैल्यूज मिसप्रिंट हुई हैं। इसलिए अगर मैं आपको वैल्यूज देखें तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। जेड में जो दिया हुआ है वो है 85, वो एकदम करेक्ट है। लेकिन ए के लिए है 125, आप 95 काट के उसको 125 लिखेंगे। ए के लिए है 125, बी के लिए है 200, सी के लिए है 315, डी के लिए है 500, और ई के लिए है 630, है ना। मैंने इसको क्लास में भी बताया था। तो ये टोटल आ जाएगा 85, 125, 200, 315, 500 और 630। तो ये है स्टैंडर्ड डायमीटर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, लेकिन यहां पर मिसप्रिंट हो गए। इन्हीं को लेते हुए चलना है। मतलब ये बताते हैं कि किसी भी क्रॉस सिंबल के लिए कितना रिकमेंड आप डायमीटर का करते हैं, पुली डायमीटर का, और ये स्मॉल डी की वैल्यू देते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम निकाल लेंगे कि हमारा भी क्रॉस सेक्शन सिंबल बी है। तो क्रॉस सेक्शन सिंबल के लिए आपको दिख रहा है रिकमेंड डायमीटर है 200 mm, तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको स्मॉल डी की वैल्यू मिल जाएगी जो आएगी 200 mm। अब जो हम कैपिटल डी निकालेंगे ये आपको सेम वही वेलोसिटी रेशियो से n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आपके पास n1 है 1440, आपके पास n2 है 480 rpm, और आपके पास स्मॉल डी है 200। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कैपिटल डी की वैल्यू आपको मिलती है 600 mm। तो ये आपके दोनों डायमीटर्स आपके वी बेल्ट के लिए निकल जाते हैं। अब यहां पर एक और टेबल से हमको इसको क्रॉस चेक करना रहता है। हमारे पास एक टेबल ऐसा है जिसमें अलग अलग क्रॉस सेक्शन सिंबल के लिए कि कितने डायमीटर्स उस सिंबल में यूज हो सकते हैं, है ना। वो सारे स्टैंडर्ड डायमीटर्स ऑफ वी ग्रुप पुल्ली, है ना, वो आपको जो मार्केट में अवेलेबल है, जो वी पुल्लीज, जितने भी स्टैंडर्ड पुल्लीज, उसका एक टेबल बना के दिया हुआ है। वो जस्ट उसके नीचे ही आपको दिखेगा। पेज टेबल नंबर 13.24 में लिखा है रिकमेंडेड पिच डायमीटर्स ऑफ पुल्लीज, है ना। जैसे ही आपका ये स्मॉल डी और कैपिटल डी सेलेक्ट हो जाता है ना, आपको उस टेबल से ही देखना है कि आपके बी सिंबल में ये दोनों डायमीटर्स की वैल्यू लिखी है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बी में आपको दिख जाएगा जो स्टार्ट हो रहा है 125 से, मतलब आपको ये तीसरा कॉलम आएगा शुरुआत से, आपको पेज पलटाना पड़ेगा। तो
तो आपको दिख जाएगा ये 200 की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको बी के लिए, और आप आगे जाके देखेंगे तो आपका जो D600 आया है ये भी वैल्यू आपको दिख जाएगी। मतलब बी का जो खत्म हो रहा है वो 1120 पे खत्म हो रहा है डायमीटर, है ना। तो उसमें आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम 13.24 इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि बोथ द कैलकुलेटेड डायमीटर्स आर स्टैंडर्ड डायमीटर्स हैंस दे आर सेफ। तो मतलब यही आपको ये आपको बनाना ही है डायरेक्टली। अगर आपको स्टैंडर्ड डायमीटर्स ले रहे हैं ये डायरेक्टली आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं इसको, ठीक। तो यहां पर आपका ये थर्ड स्टेप भी खत्म हो जाता है जिसमें आप डायमीटर्स निकालते हैं। फोर्थ स्टेप रहेगा पिच लेंथ ऑफ बेल्ट। अब ध्यान रखेंगे आप पिच लेंथ ऑफ बेल्ट की बात हो रही है, ये आपका वही लेंथ है ना, जो आपको बेल्ट का लेंथ की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ये वर्ड पिच लेंथ इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि आपका मालूम है क्रॉस सेक्शन सिंबल ऐसा रहता है ना। ये बेल्ट कुछ ऐसा तरीके से जाता है, ये अगर मैं इसका ऐसा डायग्राम बनाऊं तो, है ना। अब ये बेल्ट आपको मैं बताया था कि जो बेल्ट होता है आपका वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट में बस यही डिफरेंस है कि फ्लैट बेल्ट आपको दो एंड्स में मिलता है, मतलब आपको एक स्ट्रैप जैसा मिलता है, उसको आपको मशीन के पास ला के उसको आपको कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन वी बेल्ट में ऐसा नहीं है, वी बेल्ट आपको पूरा एंडलेस मिलेगा, मतलब कंप्लीट मिलेगा। आपको कोई कहीं पर भी कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ला के पुल्ली के ऊपर उसको सीधा चढ़ा के टाइट करना है ना। आपको मतलब उसको कहीं भी उसके एंड्स को जोड़ना नहीं है, वो कंप्लीट ओवल शेप में, राउंड शेप में इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको, ये ऐसे कंप्लीट मिलेगा, मतलब एंडलेस का कोई छोर नहीं दिखेगा आपको, है ना। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में वी बेल्ट मिलेगा वो स्टैंडर्ड लेंथ का भी मिलता है। आप ऐसा नहीं कि आपका कोई भी लेंथ आया, फ्लैट बेल्ट पे हमारा कोई भी लेंथ आ रहा था, हम उतने मीटर को कटवा के ले आ रहे थे, है ना। आप अपने हिसाब से कितना भी ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी, आप कितना भी लेंथ को ले सकते हो। लेकिन वी बेल्ट ऐसा नहीं, वी बेल्ट की एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट लेंथ रहेगी। ये लेंथ जनरली दो टाइप से नापते हैं, एक होता है इनसाइड लेंथ बोलते हैं, जो अंदर से अंदर की बीच में जाती है, इसको इनसाइड लेंथ बोलते हैं, LI से डिनोट करते हैं, है ना। ये इसको इनसाइड लेंथ ऑफ वी बेल्ट बोलते हैं, मतलब वी बेल्ट का एक क्रॉस सेक्शन है और अगर उसका अंदर से आप पूरा लेंथ नाप रहे हैं इसको बोलते हैं इनसाइड लेंथ। और एक होता है ये जो वी क्रॉस सेक्शन है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है यहां से एक लेंथ निकलता है ना, इसको बोलते हैं पिच लेंथ। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये निकलता है पिच लेंथ, है ना। तो जनरली आपको पिच लेंथ ही निकालना रहता है ना। ये मतलब इसको आप एक मीन लेंथ भी बोल सकते हैं, इसको पिच लेंथ बोलते हैं, है ना, जो सीजी से होते हुए जाता है ना। और ये लेंथ हमेशा इनसाइड लेंथ से थोड़ा बड़ा ही रहेगा क्योंकि इनसाइड लेंथ अंदर से नीचे से है, बॉटम पोर्शन से, और ये यहाँ बीच वाले पोर्शन से, तो ये इनसाइड लेंथ और ये पिच लेंथ में ये डिफरेंस होता है। तो हमको वही पिच लेंथ निकालना है और इसका कोई फॉर्मूला अलग नहीं है। जो आपने लेंथ ऑफ बेल्ट का जो फॉर्मूला आप 13.2 में आप देखे थे, है ना, आपको उसी को यूज करते हुए निकालना है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए ही। इसमें क्रॉस बेल्ट जनरली नहीं आता वी बेल्ट में, अपन ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए उसको यूज करेंगे। जो आपका एल का फॉर्मूला था, L = 2C प्लस पाई D + D/2 प्लस D - D होल स्क्वायर अपॉन 4C, ऐसा जो ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए दिया हुआ था आप इसी को यूज करेंगे। और इसको निकालते हुए आपका अभी L आएगा क्योंकि सेंटर डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट आपको दिया हुआ है 1000, कैपिटल D 600 है, स्मॉल d 200 है, तो आपका ये L आ रहा है 3296.64। तो ये आपका लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ वी बेल्ट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लेंथ है ये आपको इस लेंथ का मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि आपका वी बेल्ट एंडलेस रहता है, इसलिए आपको इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। और स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो आपको टेबल दिया हुआ है वो टेबल 13.25 है, उसके बाद का ही टेबल है, वहां लिखा हुआ है नॉमिनल पिच लेंथ फॉर वी बेल्ट। स्टैंडर्डाइज पिच लेंथ आपको वी बेल्ट के लिए है, लेकिन हर बार आपको क्रॉस सेक्शन सिंबल को ध्यान रखना है कि जैसा कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है क्रॉस सेक्शन सिंबल B, तो उस B में ही आपको ऐसा लेंथ चुनना है जो या इसके इस नंबर के आसपास दिखता है। ये कम भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 3296 को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दो ठुक दिखेगा जो इसके आसपास है, एक आपको दिखेगा 3200 और एक दिखेगा 3600, है ना। तो एक 3200 है और एक 3600 है। 3600 बहुत बड़ा हो जाएगा और 3200 में सिर्फ 96 आपको कम करना पड़ेगा, तो ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए कम ज्यादा ले सकते हैं, है ना। तो अभी मैं ले रहा हूं स्टैंडर्ड पिच लेंथ 3200, मतलब हमने इस लेंथ को कम कर दिया है। और इसका फर्क आपको देखने मिलेगा। आप जानते हैं कि लेंथ आप ये जो आपका ये बेल्ट ड्राइव ऐसा बनता है ना, ये होता है आपका कंप्लीट लेंथ ऑफ बेल्ट। यहां से
जो पूरा लपेट के आपको पुलिस होता है, इसको होता है लेंथ ऑफ बेल्ट। और अगर इस लेंथ को आप कम कर दें तो ये फर्क देगा आपको सेंटर डिस्टेंस में। आपको अपना सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो सेंटर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आप अगर लेंथ ऑफ बेल्ट को कम करते हैं, स्टैंडर्ड लेंथ में कम करते हैं, तो आपका सेंटर डिस्टेंस भी कम करेगा। क्योंकि जो आपने लेंथ निकाला था, इस वक्त आपने एक अप्रॉक्सीमेट सेंटर डिस्टेंस दिया था 1000, और उसको जो आया उससे आपने और कम कर दिया, मतलब ये सेंटर डिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा, और है ना, इसका मतलब ये। तो ये ध्यान रखेंगे जब आप एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 1000 से कम मिलेगी। कैलकुलेट करते वक्त इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये लेंथ आप 3600 लेते यहाँ पर स्टैंडर्ड, मतलब आपने बहुत ज्यादा लिया है, तो आपका सेंटर डिस्टेंस भी 1 मीटर से ज्यादा, मतलब 1000 मिलीमीटर से ज्यादा ही आता। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करना है। तो अभी आपको स्टैंडर्ड लेंथ आपको मिल गया है 3200। नेक्स्ट स्टेप आपका यही है, आपको एग्जैक्ट ऑफ सेंटर डिस्टेंस ढूंढना है ना, जो कि अभी दिख रहा है कि कम हो जाएगा, और इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। इसी एल वाले फॉर्मूले में अब आपको अपना ये लेंथ है जो पहले आया था 32,096, इसको आपको रखना है स्टैंडर्ड वाला 3200, और इसको आपको सी के लिए सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ax² + bx + c के टर्म्स में। इसको आपको इक्वेशन मोड में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन मोड में अगर आप इसको जाके सॉल्व करेंगे तो मेरा ये आ रहा है सी का वैल्यू 950.64, एग्जैक्ट ये आना चाहिए सेंटर डिस्टेंस। मतलब आपको वहां पर जब आपको वी बेल्ट लगाना पड़ेगा तो इस सेंटर डिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। और जनरली ये शाफ्ट एडजस्टेबल ही रहते हैं थोड़े से, जहां पर अपन वी बेल्ट लगाते हैं तो एक शाफ्ट एडजस्टेबल रहता ही है, या मोटर को एडजस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होकर सेंटर डिस्टेंस एडजस्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका सेंटर डिस्टेंस जो, इसलिए आपको जो वी बेल्ट में सेंटर डिस्टेंस दिया रहेगा ये एक अप्रॉक्सीमेट दिया रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। अब आपका ये एग्जैक्ट निकला, कहीं पर भी सेंटर डिस्टेंस की बात होगी और सी की वैल्यू लेनी पड़ेगी तो आप ये एग्जैक्ट वाली ही लेंगे। आप आ जाते हैं सिक्स्थ स्टेप में, करेक्शन फैक्टर फॉर पिच लेंथ। इसको डिनोट करते हैं FC, जो आपने पिच लेंथ लिया है उसका एक करेक्शन फैक्टर है, इसको FC डिनोट करते हैं। ये आपको मिल जाएगा, यहां दिया हुआ है पेज 13.30 में आप देखेंगे, बहुत पीछे है ये, और टेबल 13.34 आपको दिखेगा, है ना। करेक्शन फैक्टर फॉर बेल्ट पिच लेंथ लिखा हुआ है FC, है ना। फिर से वही बात आ जाती है कि पहला कॉलम आपका करेक्शन फैक्टर का है, उसी में से आपको चुनना है, और सेकंड जो कॉलम है वो क्रॉस सेक्शन सिंबल का है, और क्रॉस सेक्शन सिंबल पे आपने पिच लेंथ लिया था 3200। ये दोनों को आपको मैच करना है कि B पे 3200 जो स्टैंडर्ड पिच लेंथ लिया था आपको दिख जाएगा B पे 3200, तो इसमें पहले कॉलम से करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा आपको FC = 1.08। ठीक है, ये FC इसलिए निकाल रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगा नंबर ऑफ बेल्ट्स निकालने के लिए, नंबर कितने वी बेल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप है आपका करेक्शन फैक्टर फॉर आर्क ऑफ कांटेक्ट, इसको FD बोलते हैं। अब ये आर्क ऑफ कांटेक्ट जो आपका एंगल ऑफ रैप बनता है उसके बेसिस पे करेक्शन फैक्टर है। तो फिर से आपको इसमें एंगल ऑफ रैप की जरूरत पड़ेगी, तो आपको अल्फा S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो होता है 180 डिग्री -2 साइन इनवर्स D - d/2c, है ना। और ये पहला चीज आपको डिग्रीज में ही निकलेगा, तो अल्फा S आपको डिग्री में आएगा। बस ध्यान रखना है आपका, फिर से D आपका 600 है, d 200 है, जो सेंटर डिस्टेंस है आपकी बात जो C रखना है वो आपको एग्जैक्ट वाला रख के सॉल्व करना है। तो इससे अल्फा S की वैल्यू आ रही है 155.71, ये एग्जैक्ट आपका अल्फा S या एंगल ऑफ रैप की वैल्यू आ रही है। अब इसका जो फैक्टर है ये आपको मिल जाएगा पेज 13.31 ही देखेंगे, उसका नेक्स्ट आप टेबल देखेंगे, ये जो अभी अब खुला था, है ना, मतलब टेबल नंबर 13.35 दिखेगा, यहाँ लिखा है करेक्शन फैक्टर फॉर आर्क ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे एंगल्स, आपको पहला कॉलम को आपको नहीं देखना है, सेकंड कॉलम आपका है आर्क ऑफ कांटेक्ट का है, और तीसरा कॉलम है आपका करेक्शन फैक्टर का। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट में आपको बहुत सारे एंगल्स दिखेंगे। यहाँ पर हम इंटरपोलेट पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ इंटरपोलेट नहीं करेंगे, यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। तो इससे नेक्स्ट हायर वैल्यू आपको दिख रही होगी कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंगल दिए हुए हैं। फ्लैट बेल्ट पे हम इंटरपोलेट करते थे क्योंकि 10 के मल्टीपल्स में थे डिग्री, यहाँ पर हम इंटरपोलेट नहीं करेंगे। 155.71 से नेक्स्ट हायर दिख रही है आपको ये 157 डिग्री, तो आप अप्रोक्सीमेटली 157 पे आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.94। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एज्यूमिंग, है ना, अल्फा S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 157 डिग्री फॉर विच
एफ डी इक्वल्स टू 0.94। तो ये एफ डी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 0.94, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे हम, 8th स्टेप है ना, ये है पावर रेटिंग ऑफ वी बेल्ट। मतलब कोई वी बेल्ट, एक सिंगल वी बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है, इसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग, है ना। इसके लिए हमको कुछ चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। अब पावर रेटिंग के लिए, है ना, आपको सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगी उसके जो चार्ट्स में के लिए जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले स्पीड रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप सबसे पहले निकाल लेंगे। ये होता है N1/N2, जो अभी के केस में 1440 डिवाइड बाई 480 है, मैंने वहां निकाल के रखा है। ये स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो आ रही है 3, इसकी जरूरत पड़ेगी उन चार्ट्स को देखने के लिए। अब अगर आप एक चार्ट देखेंगे तो 13.23 में आप चार्ट जाएंगे सबसे पहले, है ना, ये सॉरी 13 पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 13.20 देखेंगे। यहाँ पर आपको एक कुछ इस टाइप का टेबल दिखेगा, आपको ऐसे डाटा को सीधा रखना पड़ेगा, उसमें टेबल 13.29 दिख रहा है। अब अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है पावर रेटिंग्स इन किलोवाट फॉर ए सेक्शन वी बेल्ट। तो आपको ये जो दिखेगा, जैसे मैंने बताया कि आपको शुरुआत से ये क्रॉस सेक्शन सिंबल को लेकर चलना है। हर चीज क्रॉस सेक्शन सिंबल पे ही डिपेंड करती है, उसके बेसिस पे ही सारा डाटा आपको निकालना है। तो ये आप देखेंगे कि पावर रेटिंग का टेबल है, आपको सारी वैल्यूज कुछ एक जैसी ही दिखेंगी, सारे नंबर्स भी एक जैसे दिखेंगे, पर उसका टेबल का हेडिंग आपको पकड़ना जरूरी है। तो अगर मैं 13.20 में जाऊं, पेज नंबर 13.20, तो वहां पर टेबल 13.29 का हेडिंग लिखा है पावर रेटिंग इन किलोवाट फॉर ए सेक्शन वी बेल्ट, मतलब ऐसे वी बेल्ट जिनका क्रॉस सेक्शन सिंबल है ए। अगर मैं पेज पलटाऊंगा और फिर आऊंगा मैं टेबल 13.30, तो यहां मिलेगा पावर रेटिंग फॉर बी सेक्शन वी बेल्ट, है ना। आप पेज पलटाएंगे तो आपको ये सी भी मिलेगा, आपको फिर डी भी मिलेगा, आपको फिर ई भी मिलेगा। तो अभी हमारा क्रॉस सेक्शन सिंबल है बी, तो इसके हिसाब से हम जाएंगे 13.23 पे। ये पेज 13.23 और टेबल 13.30 में ही आपको लिखा हुआ है पावर रेटिंग्स इन किलोवाट पीआर, इसको पीआर से डिनोट किया जा रहा है ना। ये पीआर की वैल्यू आपको मिलेगी, है ना, फॉर बी सेक्शन वी बेल्ट्स, है ना। अब इनका हमको पावर रेटिंग, क्योंकि एक वी बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है। अब पावर रेटिंग के लिए सबसे पहला आपको जरूरत पड़ेगी स्पीड ऑफ द फास्टर शाफ्ट। पहला कॉलम देखेंगे, स्पीड ऑफ फास्टर शाफ्ट है, जो कि हमको है 1440 आरपीएम। आप देखेंगे कि ऊपर में 4 ठुक आपको आरपीएम दिख रहे हैं, जैसे 720, 960, 1440 और 2880, और उसके बाद एक डार्क लाइन बनी हुई है ना। ये इसलिए लाइन को डिफरेंशिएट किया है क्योंकि मैक्सिमम वी बेल्ट के जो क्वेश्चन है ये 4 ही आरपीएम में आते हैं, इसलिए इनको अलग से कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता कि इनके अलावा कोई और आरपीएम रहे। अगर इनके अलावा कोई और आरपीएम रहेगा तो वो भी लाइन से नीचे दिया हुआ है, जो 100 से स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे होंगे, और ये लास्ट जा रहा है 4500 आरपीएम तक। तो अगर इनके बीच में कोई वैल्यू रहेगी, ये 4 को अलग से इसलिए डिफरेंशिएट किया है कि मैक्सिमम वी बेल्ट के क्वेश्चंस में आपको यही 4 आरपीएम मैक्सिमम देखने मिलेंगे, 720, 960, 1440 और 2880, इस टाइप का। तो ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और इजी पड़े, इसलिए ये चारों को अलग करके अलग से दिया है। ये सारे चार्ट्स में ऐसा किया हुआ है। अब हम जाएंगे, है ना, सेकंड कॉलम में, है ना, जो सेकंड कॉलम लिखा है पावर रेटिंग फॉर स्मॉलर पुल्ली पिच डायमीटर, है ना। अब आपको स्मॉलर पुल्ली का पिच डायमीटर देखना है, जो कि हमारा आया था 200। तो यहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। आप देखेंगे कि ये लास्ट वाला कॉलम है 200 mm पे आपको दिखेगा, है ना, यहां पर दिया हुआ है। और आपको देखना है 1440 आरपीएम पे, है ना। तो 200 mm और 1440 आरपीएम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक वैल्यू जो है 5.9, है ना। अब जो पावर रेटिंग होता है ना, ये असल में 2 पार्ट में बटा रहता है। एक होता है ना, पावर बेस्ड ऑन पुल्ली डायमीटर स्मॉल डी एंड आरपीएम N1 आरपीएम, मतलब जो फास्टर आरपीएम है। तो पहला आपको पावर इसमें निकलता है, इसमें एक वैल्यू और ऐड करते हैं, जो कि आपको ये थर्ड कॉलम में मिलेगा, एडिशनल पावर इंक्रीमेंट पर बेल्ट फॉर स्पीड रेशियो। ये आपका रहता है एडिशनल पावर बेस्ड ऑन स्पीड रेशियो। इसलिए मैंने आपको ये स्पीड रेशियो निकलवाया था, जो कि अभी केस में हमारा आया था 3।
मतलब ये जो पावर रेटिंग है ये दो पावर के समेशन से बनता है। पहला जो पावर का जो आपको वैल्यू मिलेगा वो आपको स्मॉल डी, आपका जो क्रॉस सेक्शन सिंबल में स्मॉल डी वर्सेस आपका N1 स्पीड जो था जो 1440 था, ये दोनों को लेकर मिलेगा। और दूसरा जो मिलेगा वो उसी लाइन में ही मिलेगा जो आपने आरपीएम सेलेक्ट किया हुआ उसी लाइन में, लेकिन आपकी बार जो उसका जो कॉलम का हेडिंग रहेगा वो रहेगा स्पीड रेशियो का। तो यहां पर आपको स्पीड रेशियो दिख रहा है, चालू हो रहा है ना, रेंज दिया है 1 to 1.01, फिर 1.2 से 1.04, ऐसा करके अलग अलग रेंज दिया है। तो आपका 3 आ रहा है जो कि लास्ट वाले कॉलम में आएगा 2.00 एंड ओवर, है ना। अगर स्पीड रेशियो आपकी 2 से भी ज्यादा रहती है तब आपको क्या रखना है, तो यहां पर आपको 144 आरपीएम पे आपको मिलेगा, ये आएगा 0.46, है ना। तो ये दोनों के वैल्यू को आप लिख लेंगे 5.9 प्लस 0.46 और ये आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको फाइनल पीआर की वैल्यू मिल जाएगी 6.36 किलोवाट। मतलब आपका एक वी बेल्ट इतना पावर ट्रांसमिट कर सकता है ना। इस तरीके से एक पावर रेटिंग की वैल्यू मिल जाती है आपको 6.36। अब लास्ट स्टेप है कि आपको कितने वी बेल्ट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसमें जनरली मैक्सिमम आपको वी बेल्ट्स, आपको 1 से ज्यादा ही जरूरत पड़ती है वी बेल्ट्स के लिए, है ना। तो ये लास्ट आप जो निकालेंगे ये है, मैं इसको यहीं कहीं बना देता हूं, ये है आपका 9th आपका स्टेप है, नंबर ऑफ वी बेल्ट्स। और इसका जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है वो पेज नंबर बता रहा हूं 13.18 में दिया हुआ है। मैं भी निकाल लेता हूं इसको, 13.18 ये टॉप में दिखा हुआ है, नंबर ऑफ बेल्ट्स लिखा हुआ है। तो द नंबर ऑफ बेल्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन एप्लीकेशन इज गिवन बाय नंबर ऑफ बेल्ट्स इक्वल्स टू वर्डिंग्स में दिया हुआ है ट्रांसमिटेड पावर इन किलोवाट, जो कि आपको मालूम है 7.5 कितना पावर ट्रांसमिट करना है, इनटू एफए सर्विस फैक्टर जो स्टार्टिंग में आपने निकाला था 1.2 अपॉन किलोवाट रेटिंग ऑफ सिंगल वी बेल्ट, ये अभी आपने निकाला है सिंगल वी बेल्ट का किलोवाट रेटिंग दैट इज 6.36 इनटू, है ना, इनटू एफसी इनटू एफडी। ये है आपका दो करेक्शन फैक्टर, एक पिच लेंथ का करेक्शन फैक्टर 1.08 और एक आर्क ऑफ कांटेक्ट फैक्टर 0.94। तो इसके हिसाब से आपको रख देना है। तो ये नंबर ऑफ बेल्ट्स मतलब एन की वैल्यू बन जाएगी आपका 7.5, कितना पावर आपको ट्रांसमिट करना है, इनटू एफए दैट इज 1.2 अपॉन पावर रेटिंग 6.36 इनटू एफसी जो आया था 1.08 इनटू एफडी आर्क ऑफ कांटेक्ट फैक्टर दैट इज 0.94। तो ये n की वैल्यू आ रही है कुछ डेसिमल्स में आएगी, दैट इज अभी के हिसाब से आ रही है 1.39, जबकि नंबर ऑफ बेल्ट कभी डेसिमल में नहीं रहते तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो n इक्वल्स टू 2 बेल्ट्स। ये आप मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपको 2 बेल्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये 2 बेल्ट लगाएंगे तब आपका ये पावर ट्रांसमिट होगा। तो इस प्रोसेस से ही वी बेल्ट हमेशा डिजाइन होता है। ये 9 स्टेप्स आपको हर न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ने वाली है 9 स्टेप्स की। बस इसी को जैसे फ्लैट बेल्ट में जो स्टेप्स हमने देखा था उसी को फॉलो करना हर जगह, वैसे ही आपको वी बेल्ट में भी इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकालना है। बस ध्यान रखने वाली चीज है क्रॉस सेक्शन सिंबल आपको क्या दिया हुआ है और उसके बेसिस पे ही सारे चार्ट्स डिफाइंड है। तो हर बार आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने सिंबल के हिसाब से ही आपको सारे चार्ट्स चुनने हैं। इसके बाद आपको और 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें 2 तो आपको सॉल्व मिलेंगे, 2 अनसॉल्व मिलेंगे, है ना। जैसे आप ये अभी एक हिंट दे दे रहा हूं, एक एग्जांपल लिखा है 13.9 इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट ए वी बेल्ट ड्राइव टू कनेक्ट ए 15 किलोवाट 2880 आरपीएम दिख रहा होगा, ये एक स्टैंडर्ड आरपीएम है, वो 4 में से जो था, है ना। नॉर्मल टॉर्क एसी मोटर टू ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, इस बार पंप को रन करना है ना, रनिंग एट अप्रोक्सीमेटली 2400 आरपीएम, N1 और N2 दोनों मिला हुआ है, फॉर ए सर्विस ऑफ 18 आवर्स पर डे, है ना। तो आपको 16 से 24 के बीच में ही आपका आएगा वो रेंज, सर्विस आवर रेंज। द सेंटर डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 400 mm, इस बार फिर से आपको अप्रोक्सीमेट सेंटर डिस्टेंस दिया है। एक नया डाटा इसमें आपको दिख रहा होगा लास्ट टाइम में, एज्यूम डायमीटर ऑफ स्मॉल पुल्ली एज 125 mm, है ना। मतलब जो भी हम लोग क्या है, आप क्रॉस सेक्शन सिंबल के स्टेप के बाद ही डायमीटर उस सिंबल को देखते हुए उस टेबल से लेते थे। यहाँ पर मैंने अब जो आपको अभी कोई क्वेश्चन करा है, इस क्वेश्चन में बस आपको साफ तौर पे बोला है कि क्रॉस सेक्शन सिंबल जो भी आए वो आपका डिजाइन पावर और N1 आरपीएम को देखते हुए आता है क्रॉस सेक्शन सिंबल, लेकिन उसके बेसिस पे हम डायमीटर चुनते थे। लेकिन अब की बार आपको ये स्मॉल डी की वैल्यू दे दिया है, तो अगर ये बी कुछ भी दिखा रहा है आपको उसको नहीं देखना है, आपको 125 ही लेना है स्मॉल डी, और आपको बस का रीजन बस लिख देना है गिवन। तो ये पूरे इस क्वेश्चन में बस यही एक इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा
कि आपको जो स्मॉल डी है वो टेबल से ही देखना है, क्योंकि अगर आप टेबल पे जाएंगे तो आपको मालूम है क्रॉस सेक्शन सिंबल, जैसे इस क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन सिंबल आया है, फिर से बी ही आया है ना क्रॉस सेक्शन सिंबल, और बी के लिए होता है 200, है ना। तो जैसे आपका अगर बी आएगा तो आपको दिख रहा है कि स्मॉल डी तो टेबल से 200 होता है, लेकिन आपको 200 नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 125 ही लेना है, तो ये हो जाएगा 125, ये फिक्स हो जाएगा 125। अब इसके बेसिस पे आपको कैपिटल डी निकालना है और उसको स्टैंडर्डाइज करना है, बस ये ध्यान रखेंगे। तो जैसे इसमें आया है कैपिटल डी आपको दिख रहा है 150 आया है, और ये दोनों ही 125 और 50, आप जो नेक्स्ट टेबल मैंने बताया था बी में आप दिख जाएगा, ये 120 और 150 दोनों आपको टेबल नंबर 13.24 में आपको दिख जाएगा। बी में ये दोनों ही स्टैंडर्ड डायमीटर्स हैं। तो बस ये इतना ही, बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर डायमीटर दिया है तो आपको लेना है, नहीं दिया है तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आपके 3 इसमें सॉल्व क्वेश्चन हैं और 2 अनसॉल्व क्वेश्चन से अलग अलग इस यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा कि मोटर के साथ क्या रन कर रहा है, कि मशीन का ड्रिवन यूनिट का आपको जो है उसमें चेंजेस दिखेंगे और आरपीएम चेंजेस दिखेंगे, सेंटर डिस्टेंस आपको, बस वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी प्रोसेस पूरा सॉल्व करने का यही रहेगा। तो इस तरीके से इजीली ये सॉल्व हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।